स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। आज हम लोग भौगोलिक रूप से थोड़े से दूर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हमेशा से जुड़े रहे थे और आज भी जुड़े हुए हैं, इसलिए नई परख के दर्शकों के सामने मिलजुल कर अपने नमस्कार। विचार रखते हैं। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, सबको जी, नमस्कार जी। जी। अ, जब से अयोध्या में राम मंदिर घोटाला सामने आया है और जी, उस पे लीपापोती हम लोगों के देखते हुए हुई है। वो तो ठीक है, उनके पास अधिकार हैं, सत्ता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्होंने संस्थाओं को कब्ज़ा कर रखा है। जी, लेकिन इन सब बातों का एक संचित परिणाम धीरे-धीरे करके ये दिखाई देने लगा है, तो ज़मीन के ऊपर चीज़ें आ गई हैं। जो पहले ज़मीन के नीचे खदबदाती रहती थीं, वो ज़मीन के ऊपर आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब भीतरी शांति थी उसकी और राजनीतिक स्थिरता थी, स्थानीय स्तर की और प्रादेशिक स्तर की, हुँ, हुँ, वो काफ़ी बिगड़ने लगी है। हुँ, और हुँ, उसकी अभिव्यक्तियाँ उसकी बड़ी जिसे कहते हैं भाजपा के लिए चिंताजनक अभिव्यक्तियाँ सामने आ रही हैं। भाजपा अंदर से उसके समीकरण जो हैं वो गड़बड़ा रहे हैं और बहुत सी पुरानी बातें भी खुल के आ रही हैं। जैसे कि अभी एक जो राम जन्मभूमि के कोर्ट द्वारा नियुक्त पुजारी थे बाबा लाल दास अ, जी, उनका उनका एक पुराना इंटरव्यू जो कि मधु किश्वर ने एक ज़माने में लिया था और मानुषी में प्रकाशित हुआ था, जी, वो सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने पूरे अयोध्या पे बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से धीरे-धीरे करके कब्ज़ा किया। जो लोग उनके विरोधी महंत और साधु संत थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया और फिर वहाँ पर महंतों की हत्याएँ होने लगीं और उसमें बाबा लाल दास कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि मैं अभी तक ज़िंदा क्यों हूँ? बाद में उनका भी मर्डर हो गया। उनका भी मर्डर हो गया। और फिर आपने पिछली अपने चर्चा में बताया भी था कि किस तरीके से सारी राम मंदिर की के पैसे से खरीदी गई ज़मीनों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस तरह कब्ज़ा किया, वहाँ कार सेवकपुरम और इसी तरह के लोगों के स्वयंसेवकों के ठहरने के इंतज़ाम किए। मंदिर से 6 किलोमीटर दूर ज़मीन कब्ज़ा कर ली, 100 करोड़ रुपए खर्च करवा कर, उसमें चारा अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें। तो इससे एक ऐसा लगता है कि ये केवल विचारधारा का मामला नहीं है। ये मामला केवल राजनीतिक गोलबंदी का नहीं है। वो तो सारी पार्टियाँ करती हैं, विचारधारा का भी इस्तेमाल करती हैं, राजनीतिक गोलबंदी भी करती हैं। इसके पीछे एक एक ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी है, एक ज़बरदस्त साजिश है मतलब जो हर जगह दिखाई पड़ती है। पार्टी को जिस तरह से पार्टी पे यानी मोदी और अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी पे भी कब्ज़ा किया। और उस कब्ज़े के पीछे भी अपनी एक साजिश दिखाई पड़ती है, जो कि धीरे-धीरे करके उसकी कड़ियाँ अब सामने आ रही हैं और वो टूट रही है, क्योंकि अंदर से चीज़ें जो है खदबदा रही हैं, खौल रही हैं अंदर से। शीतल जी। जी, आपने बहुत बड़ी भूमिका रख दी और बहुत ज़रूरी है हुँ, कि इसके जो नुआंसेस हैं, उन पे बात हो देश में। बहुत सी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, पर्टिकुलरली ये जो आपने प्रसंग लालदास वाला लिया है। हुँ, हाँ, अयोध्या में सरकार द्वारा कोर्ट द्वारा नियुक्त एक साधु थे लालदास। हुँ, अ, और वो काफ़ी समय तक रहे वहाँ, जब वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई थी, कल्याण सिंह जी की, तब उनको हटा दिया गया था। उनकी जगह दूसरे सज्जन आ गए थे। उन्होंने मानुषी को एक इंटरव्यू दिया था, उसके पहले उन्होंने बहुत लोगों को इंटरव्यू दिया था। वो एक ऐसे थे वहाँ, जो राम जन्मभूमि में अब चूँकि कोर्ट द्वारा नियुक्त थे, तो बहुत बड़ी बाधा थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है अयोध्या के बारे में, उसके बारे में वो बहुत बड़ी बाधा थे। और दूसरी बात, वो बड़े वोकल भी थे। हुँ, दूसरे, वो उस तरह से काफ़ी क्लियर थे पॉलिटिकल इश्यूज़ में। और आप उन्हें कह सकते हैं कि एक हद तक थे तो वो साधु, लेकिन सेक्युलर साधु थे। हुँ, कोई बहुत नफ़रत वाली बात उनके मुसलमानों के बारे में उनकी नहीं थी, और उस तरह से, और अयोध्या को वो चूँकि वहीं के थे तो खूब ढंग से जानते थे, डेमोग्राफ़ी को भी, आदत को भी, लोगों के आचार-व्यवहार को भी, स्वीकृति भी थी उनकी। लेकिन कैसे आरएसएस ने एक मतलब एक पूरे प्रयत्न पूर्वक जब उनकी सरकार बन गई, तो उनको तुरंत निकाल बाहर किया, और फिर वो सबसे खतरनाक बात ये है कि जो वो शंका कर रहे थे, वही उनके साथ घटा। उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या से संबंधित भी कई खबरें हैं, कई रिपोर्ट्स हैं, जिन रिपोर्ट्स में ये शंका व्यक्त की गई है कि वो जो हत्या हुई वो बड़ी संदिग्ध ढंग से है, और उसका कभी ठीक से जाँच उसकी नहीं हो पाई। वो इधर-उधर करके डाल दिया गया। शायद उसमें भी गंभीरता जो होनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन की,
शंका लोग करते हैं कि उसमें निश्चित तौर पर कुछ बड़ी चीज़ें शामिल थीं, जो सामने आईं वो चीज़ें शायद सच न हों। इस तरह की बात उनके बारे में है। वो जब जीवित थे तो उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि वहाँ अयोध्या में आरएसएस ने उस धर्म स्थल में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए करीब 50-60 मतलब अब आरएसएस ने किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि वहाँ 50-60 महंतों की हत्या हो चुकी थी। वहाँ उनके अनुसार करीब 8,500 मंदिर उस समय तक थे और ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स शुरू हुई थी, इसमें बहुत सारे छोटे मंदिर कुर्बान हो रहे थे, जिसमें सीता की रसोई नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल था और अन्य भी। तो इनमें धीरे-धीरे कब्जा करना और विभिन्न मंदिरों में जहाँ महंत वगैरह का इश्यू होता है, वहाँ किसी न किसी स्तर पर प्रशासनिक मदद या इससे उससे उनके लोग हस्तक्षेप कर लेते थे। एक और साधु जो यहाँ डासना में बैठे हुए हैं, जो बहुत वैसे तो बहुत ही विभत्स बयान देते रहते हैं अल्पसंख्यकों या अन्य के बारे में। लेकिन वो आरएसएस में रहे एक लंबे समय तक। चंपत राय के साथ उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में लंबा काम किया है। कोई मिश्र त्यागी है जो। तो उन्होंने यति नरसिंहानंद जो अपने को कहते हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि आरएसएस ने जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और जब उसको उसका फील महसूस हुआ 84 में चुनाव हार जाने के बाद बीजेपी के, जब उनका बिहार में सीतामढ़ी में एक सांप्रदायिक दंगा जैसी हालत उन्होंने एक जुलूस में पैदा कर ली थी और उसमें वो सब जो नारे लगे, जिससे उनको ये लगा कि यार इसमें तो उनके लिए भविष्य है। 84 में इस तरह की योजना उन्होंने बनाई और उनके अनुसार उसके बाद वो इस पे पूरी तरह से आए, वरना वो मंदिरों पे इसके पहले उन्होंने किसी मंदिर का संचालन या उसके कब्जे की लड़ाई या इस तरह की चीजें नहीं की थी। ये पहला था और इसके बाद फिर वो ये इनकी योजना विशाल होती चली गई और उसके प्रतिफल बहुत विशाल रहे। विश्व हिंदू परिषद को बहुत पैसा मिला, बहुत उसमें उनके इंटरव्यू में बहुत सारे आरोप हैं, प्रश्नकर्ता के भी हैं और उनके भी जवाब में है कि बहुत सारा पैसा आया और उस समय भी पैसे को लेकर वैसे ही आरोप लगे जैसे अब लग रहे हैं। तो पैसे को लेकर पारदर्शिता इस आंदोलन में आरएसएस के लोगों की हमेशा संदिग्ध रही है। समझ में भी आता है क्योंकि आरएसएस का एक बहुत बड़ा कुनबा इस वहाँ जहाँ भी ये सब करते हैं, रहता जीता खाता है, इस सब पर खर्च होता है। रिहाइश वगैरह के लिए वो बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। पहले मंदिरों पे कब्जे की बात हुई, अब उन्होंने बहुत सारे अपने खुद ही बना लिए हैं रहने के और उनके बारे में मुझे अभी अयोध्या के दौरे में लोगों ने बताया था कि 1000 से ज्यादा कमरे उनके पास हैं, जिसमें बहुत सारे सरकारी गेस्ट हाउसेस भी शामिल हैं, जिसमें उन्हीं के लोग रहते हैं ज्यादातर। सरकारें अब चूंकि राज्य और केंद्र में उन्हीं की हैं, तो वो गेस्ट हाउसेस भी उन्हीं की सेवा कर रहे हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। प्लस उन्होंने अपने स्वयं के काफी गेस्ट हाउसेस बना लिए हैं, वहां 4 के आसपास तो मुझे बताए गए थे, जिसमें जो किसी स्कूल के नाम है या किसी अन्य सांस्कृतिक संस्था के नाम है या कारसेवकपुरम नाम का एक पूरा एक बड़ा एरिया ही है। उन्होंने गौशालाएं वगैरह भी वहां कायम कर रखी है और उन सब के लिए चारा वगैरह राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में उपजाया जाता है। और वहां ये भी आया कि उसमें जो है उससे जो इनका गोबर और इस तरह की चीज होती है जो एक्स्ट्रा निकलता है, ये भी जाके उसी जमीन में फेंका जा रहा है। वो तो मैं देख के आया था, वहां उसके फोटो वगैरह मेरे पास है। तो ये मतलब इस मंदिर से संपत्ति इसकी ये आरएसएस के प्रयोग में है और इस मंदिर आंदोलन की राजनीतिक शक्ति तो उसके प्रयोग में है ही है, आर्थिक शक्ति भी उसके ही हिस्से में गई है। ये सब चीजें हमारे आपके सामने हैं तथ्य के तौर पर, जो उस जमाने में लालदास जी ने इशारा किया था, जिन चीजों पर अपने उस साक्षात्कार में इशारा किया। उन्होंने साफ साफ बहुत सारी चीजें कही थी। अब उसमें गड़बड़ी ये हुई है कि चाहे उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों को एक सिक्के के दो पहलू बताया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वगैरह के लोग भी स्पष्ट नहीं है चीजों पर। मुलायम सिंह जी को लेकर वो ज्यादा फेवरेबल थे, लेकिन कुछ चीजें उनकी अतिवादिता में शामिल थी उस इंटरव्यू में। लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो चीजें बताई थी लगभग वैसी ही चीजें इस समय भी घट रही हैं। और इस समय जब ये मामला उभर के सामने आया है तो हम ये पा रहे हैं कि बिल्कुल मतलब जो स्कीम ऑफ थिंग्स उनकी 90 वगैरह में थी, वो आज उन्होंने घटा के वहां दिखा दी है। अब बात आती है कि ये जो इनकी सफलताएं हैं, इसमें राजनीतिक सफलता है, मंदिर पे कब्जे की सफलता है, ट्रस्ट अपने मन का बना लेने की सफलता है, एक बहुत बड़े आकार में कार्यकर्ताओं को वहां रख रखाव
के लिए इंतजाम कर लेने की सफलता है। देश में 300-400 नए और बहुत बेहतर दफ्तर इस दौर में इन्होंने बनवा लिए हैं जगह-जगह, प्रमुख जगहों पर। दिल्ली में एक बहुत बड़ा विशालकाय 3 इमारतों का बड़ा दफ्तर बना है, जो कहते हैं 7 सितारा दफ्तर है। तो इस तरह के बहुत सारे खर्च काफ़ी मतलब 150 कारें खड़ी हो सकती हैं उस दफ्तर में। जी, तो बहुत आकार विशाल हो गया है, जिसमें आर्थिक अब ये तो चूँकि कहीं रजिस्टर इनका होता नहीं है, तो हर चीज़ कहाँ किस नाम से हो रही है, सब रहस्यमय रहता है। ये पूरा संगठन अपने आप को एक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा था, एक गुप्तचर संगठन की तरह चला रहा है। दुर्भाग्य है कि देश में अनेक सरकारें बनी, कांग्रेस की इतने दिन सरकार रही, कांग्रेस को भी सामने रखती है कि गांधी जी की हत्या में इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ है, लेकिन इसके बावजूद उसने इनका सामना करने का या इनके बारे में लोगों को सचेत करने का या इनको रेगुलेट करने का कोई काम करके नहीं दिखाया। और नतीजा ये हुआ कि अब ये इतने महाकाय संगठन के रूप में है कि अपने प्रतिवादियों को या अपने से सवाल करने वाले लोगों को मुश्किलों में डाल सकते हैं। अब तो सत्ता इनके पास है और उसका बेजा इस्तेमाल करने में इनको कोई हिचक नहीं होती है। तो इसीलिए अब इनके जो अंतर्विरोध हैं निश्चित तौर पर हैं, जैसे अभी राम मंदिर के मामले में ही है, एसआईटी वगैरह बनी है, तो उसमें ये हो रहा है कि 2 ग्रुप आमने-सामने हो रहे हैं, चंपत राय जी को बचाने की कोशिश होती लगती है और अब तो अनिल मिश्रा का नाम बहुत उभर के आ रहा है। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें भी वही है कि अनिल मिश्रा इसमें फँस सकते हैं। अभी फाइनल रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद देखते हैं कि वो पुलिस जो जाँच कर रही है वो आगे बढ़ती है कि वहीं रुक जाती है। ये सब चीज़ें अभी हैं, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं या खबरें लाई जा रही हैं, दूसरे एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, कहा जाता है कि चंपत राय के दफ्तर से ही लीक की गई थी, जानबूझ के, चूँकि उसमें चंपत राय को एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। उसके बाद उनकी एक चिट्ठी आई, वो मौन व्रत पर जा रहे हैं, तो उनकी ओर से एक पॉलिटिकल कैंपेन जैसा हुआ उनकी संरक्षा में। और कुल मिला के जो बयान वगैरह दिए गए, उसमें उनकी सुरक्षा करने की कोशिश साफ नज़र आती है। तो निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा संगठन है, इतने राज्यों में, केंद्र में सब जगह सरकारें हो गई हैं, तो अब उसमें जो डिस्कंटेंट है वो भी जगह-जगह से निकल के आ रही है। अभी ये जो दतिया वाला मामला हुआ, नरोत्तम मिश्र वहाँ के गृह मंत्री रहे हैं और उनका पिछली बार टिकट, वो जो चुनाव हार गए थे, फिर इस बार उनका टिकट कट गया तो उनके समर्थकों ने वहाँ काफ़ी हंगामा किया। हालाँकि बाद में सब साइड हो गया है। अभी की लेटेस्ट तो यही है कि वो सब करने में जो वो सफल है नेतृत्व, और जिसको टिकट देना चाहता था उसी को उसने टिकट दिया। उनके इस सबसे उस पे असर नहीं पड़ा बहुत। एक और घटना हुई जहाँ एक बाय इलेक्शन हो रहा है बिहार में, उसमें जो उम्मीदवार चुना गया था, जो अध्यक्ष है, इनकी ही सीट खाली हुई है, जो नए अध्यक्ष बांकीपुर बांकीपुर में, जी। तो अपनी सीट पर उन्होंने ही संभवतः वो उम्मीदवार दिया होगा, उसका पिता चारा घोटाले में निचली कोर्ट से कन्विक्ट है, अगली कोर्ट से उसको रेमेडी मिली हुई है। तो उसका नाम इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, वहाँ एक ये जो प्रशांत किशोर हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए उसका नाम विथड्रॉ किया और एक नया नाम अब दिया गया है। तो ज़रूर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनसे ये कुछ संकेत मिलते हैं कि उनके यहाँ भी अड़चनें, कठिनाइयाँ, लेकिन ओवरऑल उनकी सफलताएँ बहुत भारी हैं, चूँकि वो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ निगल ले गए। अभी लगभग 80% तृणमूल उन्होंने निगल लिया, चुनाव कराया, हराया और पूरी तृणमूल को खा गए वो। उनके सारे एमपीज़, राज्यसभा, यहाँ-वहाँ, विधानसभा में उनकी पार्टी तोड़ दी और उनके नेताओं को इस समय वहाँ जगह-जगह पीटा जा रहा है, कहीं अंडे फेंके जा रहे हैं, कहीं मारा जा रहा है। तो उसके रोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं और प्रशासन जो है वैसे ही मज़ाक कर रहा है उनके साथ, और वहाँ बहुत सारी घटनाएँ भी हो रही हैं, उसमें वो लोग राजनैतिक रूप से अगर कोई कदम उठाना चाहें तो वो भी उनके लिए मुश्किल कर दिया गया है। ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसमें दोनों तरह के तत्व हैं, डिस्कंटेंट उनके यहाँ है, लेकिन अभी फ़िलहाल सफलताओं के नीचे वो दबा हुआ लगता है, लेकिन वो है, अब वो किस रूप में कब सामने आएगा देखेंगे। इस संगठन के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार तो पूरी इसकी लीडरशिप ही जो जनसंघ की थी बलराज मधोक के नेतृत्व में, पूरी की पूरी ही अलग हो गई थी और उसने बड़े भीषण आरोप अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह पर लगाए थे, जो दस्तावेजी प्रमाण हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इनसे अलग होते रहते हैं। आरएसएस से निकले हुए बहुत सारे लोगों ने किताबें वगैरह लिखी हैं, बयान दिए हैं। उसमें संगठन की इस खुफियागिरी और आपराधिक चरित्र का पर्दाफाश किया है। यति नरसिंहानंद का मैंने आपको बताया ही।
तो इनसे निकले हुए लोग तो इनके बारे में जो कुछ बताते हैं वो सब चीजें इनको और संदिग्ध करता जाता है और खतरनाक करता जाता है और गैर कानूनी करता जाता है। लेकिन अभी फिलहाल सफलताएं इनके हाथ में है, चूंकि राज सत्ता पर इनका कब्जा है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। शीतल जी, एक और बड़ा अंतर्विरोध हम्म। अंग्रेजी की, चूंकि हाँ, अंग्रेजी हाँ। के जरिए हम लोग बहुत सी चीजें हिंदी में लाते हैं, तो हम्म। पैराडॉक्स विरोधाभास को कहते हैं और कंट्रडिक्शन अंतर्विरोध को कहते हैं। तो मैं इसे जी, अंतर्विरोध की संज्ञा दे रहा हूँ, जी। क्योंकि वास्तव में ये कंट्रडिक्शन है। हम्म। अंतर्विरोध मुझे लगता है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संतान है और संघ के बिना उसका काम नहीं चल सकता। अब जी। संघ का भी काम भाजपा के बिना नहीं चल सकता, ऐसी परिस्थिति हो गई है। जी, 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 जमाना था जब गुरु गोलवलकर ने कहा था, जनसंघ के जी, बारे में पूछा गया कि जी, जनसंघ का भविष्य आप क्या देखते हैं, उन्होंने कहा ये तो गाजर की पुंगी है, जब तक बजेगी तो बजाएंगे, वरना खा जाएंगे इसको। वरना वो कहते हैं आप जनसंघ को भंग कर सकते हैं, लेकिन अब जी, संघ जो है ना, भाजपा को भंग नहीं कर सकता। और क्यों भंग करे? संघ की सारी तमन्नाएं जो थी विचारधारात्मक, जी, 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 भाजपा के जरिए पूरी हो रही हैं। वो भारतीय समाज को जिस तरह से इस रूप में ढालना चाहते थे, वो भाजपा बिल्कुल। के जरिए वो ढालने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, ढाल पाएंगे, ये अलग मसला है। जी। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर्विरोध भी बहुत से पैदा होते हैं। और इस वक्त मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि में जो घोटाला हुआ, हम्म। उससे एक अंतर्विरोध निकलकर सामने आया है। उसके कोई दस्तावेजी प्रमाण तो होते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा आला कमान ने इस घोटाले में अपनी भूमिका निभाई है, और उससे मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच में काफी अंतर्विरोध है। उसके तुरंत बाद एक बड़े मंत्री, जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जो अमित शाह के बहुत नजदीक माने जाते हैं जी, माने जाते हैं, हाँ, तो वो भूपेंद्र यादव, जिस तरीके से उनके 40 साल पुराने एक साथी को हटाया गया और उनके सारा पूरे स्टाफ को साफ कर दिया गया, वो भी एक रहस्य है। जो मैं हम्म, समझता हूं कि वो अमित शाह, भाजपा के आला कमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच का जो अंतर्विरोध है, उसी की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में वहां पर हो रही है। हम्म। तो इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही हैं। वो लोग इन घटनाओं को दबा लेते हैं जी। और मीडिया में आप खोजी पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है। इसकी दागवेल किसी जमाने में अरुण शौरी ने डाली थी, कहीं हम्म। से कोई लीक नहीं होता है, कोई खबर नहीं आती है, हैं? लेकिन अभी देखिए, हमने देखा कि राम जन्मभूमि घोटाले, उसमें मंदिर घोटाले में तो चीजें लीक भी हुई। आपने हम्म। बताया अभी चंपत राय के दफ्तर से ही वो एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई, है ना? ऐसा ही कहना है वहाँ के हाँ जी। स्थानीय जी, पत्रकारों जी, का। जी, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ये जो अंतर्विरोध हैं, ये अंतर्विरोध पहले भी थे, लेकिन अब नए सिरे से निकल कर आ रहे हैं। ऐसा एक पहली नज़र में लगता है कि नरेंद्र मोदी 2024 का कुछ हिसाब साफ करना चाहते हैं संघ से। हम्म। हम्म। 2024 में संघ ने जिस तरह उनको झिझोड़ा था, थोड़ा-सा, हम्म। छींटाकशी की थी, और काफ़ी झिझोड़ा था इनको, मतलब जो है, बहुत दिनों तक भाजपा का अध्यक्ष कौन हो, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिस फँसी रही। जी, अब नरेंद्र मोदी पुराना हिसाब को साफ करने की मूड में आ गए हैं, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी चालें खेली। जी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो एक डिस्पेंसेशन गुजरात से आया है, हुँ, भाजपा के नेतृत्व के तौर पर, हुँ, जो मोदी जी के नेतृत्व में है, जिसमें अमित शाह उनके सबसे प्रमुख कारकुन हैं। हुँ, इसका संबंध उस तरह का आरएसएस के साथ नहीं है, जैसा इसके पूर्ववर्ती नेताओं का आरएसएस के साथ हुआ करता था। जी, उसकी वजह ये है कि इनकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है हुँ। और ये सामर्थ्य इन्होंने आरएसएस से इतर अर्जित की है। अच्छा, कारपोरेट पूंजी का जो समर्थन है, उसमें यस, आरएसएस जो की कोई इन्होंने भूमिका नहीं है, वो इनका यस, अपनी उपलब्धि है इनकी। यस, आरएसएस की अपनी एक स्थिति थी कारपोरेट्स के बीच भी, अन्य जगह भी, और नीचे मिडिल क्लास लोगों में बहुत थी। दुकानदारों वगैरह में सब उनका बहुत संगठन था और एक मतलब जो हमारे यहाँ कारोबारी जाति है, उसमें उनका आधार स्ट्रक्चर था। लेकिन ये अतिरिक्त एडिशनल चीज़ें लाए, वही जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे कारपोरेट सेक्टर के बहुमत को अपने साथ लाए, हुँ, उनकी ताकत को लाए, उनके धन को लाए, और इन्होंने इस चुनाव लड़ने की प्रणाली और प्रचार करने की प्रणाली, सूचना के माध्यमों पर कब्जे की प्रणाली और सरकारों पर केंद्रीकरण की प्रणाली, इन सब चीज़ों में बहुत नई चीज़ें और बहुत ताकतवर चीज़ें लाए, जिन्हें ज़्यादातर उन्होंने अपनी मुट्ठी में ही रखा हुआ है। कैसे इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से आप अपने कब्जे में कर सकते हैं, ये सब इसमें आरएसएस भी साथ-साथ चलता रहा। जैसे अब जुडिशरी वगैरह में जो लोग वो लाए हैं, मीडिया वगैरह में जिन लोगों को ले गए हैं, इन लोगों को आइडियोलॉजिकली जो है, इन इस तरह की नर्सिंग तो आरएसएस ही करता है।
लेकिन उनको उन जगहों पर पहुंचा के और उनसे वो काम लेना जैसा काम वो लेना चाहते हैं, इसके ये निपुणता इस टोली में है जो इस समय हमारे डिस्पेंसेशन के शीर्ष पर है मोदी जी के नेतृत्व में। तो निश्चित तौर पर आरएसएस, और ये तो कई लोग कहते हैं कि भागवत ने तो आरएसएस को मोदी जी के यहाँ पोटली में जाके जमा कर दिया है। ऐसा आरएसएस के कुछ शीर्ष लोग कहते हैं कि सुदर्शन वगैरह के जमाने में ऐसा नहीं था। अटल जी से या अन्य से जो उनके संबंध थे वो बराबरी के ही नहीं, आरएसएस अपने को सुपीरियर रखता था पीछे से होने के नाते, लेकिन इनके दौर में ऐसा नहीं है। तो ये तो खैर बार बार ये चीज बार बार प्रकट भी होती है, जैसे इस मामले में ही हुई। नृपेंद्र मिश्रा के जरिए उन्होंने जैसे ही ये एसआईटी वाला मामला हुआ, उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को भेज के और ऐसे बयान दिलवा दिए जिससे पीएमओ की ओर सारे छींटे आने से पहले ही रुक गए और सारे छींटे आरएसएस की ओर चले गए। आरएसएस का पूरा बंदोबस्त हिल गया वहां पर। आरएसएस का पूरा बंदोबस्त हिल गया और डकैती और वो सब बात बाजोर से आ गई और वो अपना घर ठीक करने पे उन लोगों को उन्होंने केंद्रित कर दिया और उनसे मनवा लिया कि इसमें जो है एक सीईओ टाइप एक पोजीशन एक क्रिएट कीजिए, किसको नियुक्त करिए, क्या करिए, वो उनका काम है। तो ये सब है, ये सब चलेगा। ये जो डिस्पेंसेशन हमारा है इस समय मोदी जी और शाह जी वाला, आरएसएस इसे उस तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे वो पूर्ववर्तियों को करता रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और अध्यक्ष वाले मामले में भी हमने देखा कि उन्होंने अल्टीमेटली अपने मन का ही, अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा वो स्टैंप हर जगह स्टैंप ही रखना चाहते हैं, रबर स्टैंप ही चाहिए उनको इंस्टीट्यूशंस में भी और संगठन में भी और कहीं भी राज्यों तक में, मुख्यमंत्रियों में भी, और इवन हर चीज केंद्रित हो, केंद्रीकृत हो, हर चीज की परमिशन वहीं से मिले। ये सब चीजें उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई हैं और वो व्यवस्था चल रही है। आरएसएस के लिए लाभ ये है कि वो थोड़ा के बिना विवाद के इस स्थिति, राज्यों में एक विशाल सत्ता संगठन उनके साथ है, जुडिशरी इस समय उनके पास है, मीडिया उनके पास है, सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी संख्या में कारकुन उनके पास हैं, उनके लोगों को यूनिवर्सिटीज और अन्य जगह खपाने की सामर्थ्य उनके साथ है। तो ये जो लाभ हैं, ये लाभ इतने बड़े हैं कि उन्होंने इतनी तो कल्पना भी नहीं की होगी, उनकी कल्पना से बहुत आगे है। तो अब वो जो भी दीर्घकालिक उनकी नीतियां हैं इस देश में अपनी चीजें बनाने की, वो हमारे पाठ्यक्रमों और अन्य जगहों में परिलक्षित ही हो रही हैं, जुडिशरी वगैरह के आदेशों में, तो वो सब भी उनको सफलताएं मिलती जा रही हैं। हाँ, बीच बीच में ये अंतर्विरोध बीच बीच में फटते फूटते रहेंगे और ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती जाती रहेंगी, ये हम उम्मीद करेंगे ही। मनुष्यों का संगठन है, मशीनों का नहीं, तो कितना ही उसे मशीनीकरण कर दें लेकिन मनुष्य हैं उसमें, तो वो सब चीजें होंगी और हो रही हैं, और हो रही हैं तो इसलिए हमारे सामने भी बात करने के लिए प्रस्तुत है। नहीं, विचारधारा का इंजेक्शन जब लगता है तो मनुष्य एक अपरिभाषित किस्म की मशीन में ही बदल जाता है। मैंने खुद अपना वामपंथी आंदोलन में अपनी सक्रियता के दौरान देखा। हाँ, वो तो एक पूरी थीसिस है पूरी, जो वामपंथियों और दक्षिणपंथियों में समान रूप से लागू होती है। हम अब चर्चा के आखिरी दौर में है। एक जिज्ञासा है कि विपक्ष क्या कर रहा है। हम लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं और बाद में एक निराशाजनक नोट के साथ हमारी चर्चा समाप्त होती है, जो सही बात भी है क्योंकि स्थिति ऐसी ही है। अब जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे देश में इतने बड़े पैमाने पर संपत्तियां खड़ी की, जो अरबों रुपए की संपत्तियां हैं। क्या राम मंदिर घोटाले से विपक्ष को ये एक सुराग नहीं मिल सकता, एक क्लू, एक संकेत नहीं मिल सकता कि वो इन संपत्तियों की जांच करके उसके ऊपर एक तखमीना सारे देश के सामने पेश करे कि पिछले 11-12 साल के अंदर एक संगठन जो कि बिल्कुल मध्यवर्गीय शैली में दो कमरों के अपार्टमेंट में जिनके मुख्यालय और दफ्तर चला करते थे संगठनों के, उनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई? क्या सरकार ने दी? सरकार ने दी तो कहां से दी? वो पैसा अगर सरकार ने दिया है तो वो स्पष्ट होकर सामने आ जाए कि भाई सरकार ने दिया है पैसा उसका, है? सरकार ने वो संपत्तियां उन्हें अलॉट की हैं, जमीनें अलॉट की हैं। ये भी तथ्य निकल के आनी चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरीके से सत्ताधारी संगठन है, या उन्होंने कहां से सब ये प्राप्त की। क्या गुरुदक्षिणा के पैसे से नहीं इतनी संपत्तियां हासिल की जा सकती हैं? विपक्ष कम से कम ये रिसर्च तो कर ही सकता है, जो कि ये कठिन रिसर्च नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सीआईए या मॉसरेट की जरूरत पड़े रिसर्च करने के लिए। देखिए, जो मौजूदा विपक्ष है, हम उसे पा रहे हैं कि एक बहुत ही अपने हितों को लेके बहुत संकीर्णता है उसमें, राजनीतिक लक्ष्यों को लेके अस्पष्टता है उसमें। बहुत थोड़े से हिस्से में आप कह सकते हैं कि इन मामलों में चीजें थोड़ी क्लियर हैं। वो आप राहुल गांधी में कुछ बातें देख सकते हैं,
बाकी तो सारी स्थितियां ऐसी हैं कि विपक्ष आज के जो इस डिस्पेंसेशन ने अपनी जो सामर्थ्य प्रस्तुत की है उसके सामने चैलेंज के तौर पर, उसके सामने कहीं टिकता नहीं है। जी। किसी जगह कहीं खड़ा नहीं होता। उसके सारे काम कायदे इनकी तुलना में जब हम तुलनात्मक रूप में देखते हैं, जैसे आप एक यही देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने विमर्श पे कंट्रोल किया है। हुँ, मीडिया चलिए सरकार के ज़रिए कर लिया। सोशल मीडिया पे तो उनके अपने लोग, उनकी फ़ौज है। 32 लाख अकाउंट चलाते हैं वो व्हाट्सएप के। अभी इस दौरान ही एक स्टोरी मैंने आपके यहाँ तो ब्रेक कर ही दी थी मैंने। वो कि एक झूठी अफ़वाह उन्होंने चलाई कि टीनू यादव नाम का जो वहाँ हुँ, एक जी। अभियुक्त है, उसकी और अखिलेश यादव के बीच 980 बार बात हुई। हुँ, और ये वो इस स्तर तक ले गए थे, अगर हमने पर्दाफाश न किया होता, आपके यहाँ सबसे पहले गया वो और प्रमुख रूप से गया, फिर मैंने अलग से उस पे एक वीडियो भी किया और भी चीज़ें की। तो और सब जहाँ भी मौका मिला सब जगह मैंने उसको बोला। तो तब जाके ये लोग उस पे कुछ, इनको तो पता ही नहीं था। मतलब ये राजनैतिक दल चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावेदार हैं, इनकी सरकार रही है और इनके नीचे से सोशल मीडिया पर कम से कम 20 करोड़ लोगों तक उन्होंने वो झूठी खबर पहुंचा दी। वो तो जब उनके राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता और एक वो निशिकांत दुबे नामक बड़बोले नेता ने इसको ले लिया, तब जाके अखिलेश यादव को कि समझ में आया। ट्विटर पे, हाँ, वो ट्विटर पॉलिटिक्स हो रही है इन लोगों की। हुँ, ये लोग इनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप बताइए? हुँ, जब ये लोग तैयार ही नहीं है आज के वक्त के लिहाज से, इनको जो चीज 3 दिन से पूरे देश में फैल रही थी कि उन्होंने आपको टीनू यादव के साथ जोड़ के झूठी खबर पे खत्म कर दिया। हुँ, आपके पास कोई मतलब ऐसी चीजों का मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी-बड़ी आप पार्टियां हैं, आपके पास आर्थिक ताकत भी है, सहमति भी है, एमपी एमएलएज हैं आपके पास, 37 तो एमपी हैं आपके पास, हुँ, और आपके पास इन सब का कोई इंतजाम ही नहीं कि ऐसी चीजें जब शुरू हो तब आप उनको लीगल नोटिस वगैरह देके और ठीक कर सकें। ये जो परिस्थिति है इनकी, ये इन दलों की मतलब ये चाहे तो ये सारे दल जो कथित इंडिया गठबंधन बनाया है इन्होंने, हुँ, इस गठबंधन के लोग अपना एक ये भी एक पूरा आज की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक टीम बनाए सबकी साझा, जो बहुत सारे नकारात्मक विचारधारात्मक कंटेंट का जवाब दे सके और एजेंडा सेट कर सके। अभी तो उल्टा होता है, एजेंडा सब उनका है। हुँ, कभी कोई बाय द वे आपको राम मंदिर जैसा मुद्दा भले मिल जाए, वरना ज्यादातर मामलों में तो आपका कोई एजेंडा नहीं होता। सारे सही एजेंडा वहीं से सेट होके आते हैं, आप सिर्फ रिएक्शन करते हैं ठीक बात। या आप फंसा दिए जाते हैं, फिर आप छटपटाते हैं उसमें। हुँ, तो ये जो परिस्थिति है, इनके इनके बारे में हम कैसे कोई ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं कि ये इनसे मुकाबला कर लेंगे? और दूसरे इनमें आपस में जो बंदर बांट की लड़ाई है, क्षुद्र दुर्स्वार्थों के लिए जो एक दूसरे की गला काट प्रतियोगिता इनमें है, हुँ, उसने इनको और कहीं का नहीं छोड़ा है। सच्चाई है कि एक-एक करके सब मारे जाएँगे। आप और हम तो कई बार इसकी बात कर ही चुके हैं कि एक ज़माने में इन्हीं का मीडिया है, मतलब वो मीडिया जो इनकी सेवा में है, आरएसएस और बीजेपी की, वही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का विकल्प खड़ा कर रहा था। हुँ, और उनको वो उनके लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। तो अगर ये सब जी, भी नहीं आएगा समझ में और गलतफ़हमी हो, कई लोग अखिलेश यादव में भी हवा भरते हैं, हुँ, कई लोग जाने किसमें-किसमें हवा भरी गई, केजरीवाल में हवा भरी गई, केजरीवाल स्वयं भी प्रस्तुत थे। तो ये सब लोग अगर ये नहीं समझेंगे, एक-एक करके सब बुलडोज़र के नीचे पिसे हुए मिलेंगे और उसके बाद एक पोस्टर टंगा होगा जिसमें उस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये शहीद हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम लोग ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर नई परख के दर्शकों के साथ में अपने विचार साझा करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जय हिंद। जय